तो ये जो क्वेश्चन है कि एक बॉय है जो ट्रेन कंपार्टमेंट में, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है वैसे, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं उसमें से, तो उसमें भी इस तरीके से पूछा है, थोड़ा सा वर्डिंग इधर उधर होगी बट क्वेश्चन यही है। तो क्या हो रहा है देखो, मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया तुमने, है ना? क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। देखो इनिशियली ये जो बॉय है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, ट्रेन कंपार्टमेंट है। ट्रेन कंपार्टमेंट का जो सेंटर मास है इधर होगा, बॉय का इधर होगा। तो क्योंकि ट्रेन कंपार्टमेंट भारी है तो सेंटर मास इसके नजदीक है, मतलब यहाँ मान ये सेंटर मास इनिशियल है इस पॉइंट, ठीक है। तो बॉय जो है वो इधर चला गया, है ना, इधर से इधर चला गया। तो ये जो कंपार्टमेंट है इसको थोड़ा सा इधर को शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जो बॉय है वो बी पोजीशन पर आ चुका है ना, और ये जो कंपार्टमेंट है इधर को जा चुका है, बॉय इधर को, यहाँ पर आके खड़ा हो गया। अब सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का, ये ऑफ सिस्टम, जो कंपार्टमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया, उसका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसका, ट्रेन का जो कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास है वो उससे सेंटर पे होगा, है ना। लेकिन जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो इस ट्रेन का कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास और इस बॉय के सेंटर ऑफ मास के बीच में कहीं होगा, वो यहाँ पर समझ गए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कहना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज बट बोथ द पार्टिकल्स जो हैं या बोथ द कंपोनेंट ऑफ उनका सेंटर ऑफ मास चेंज, ठीक है। सर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। आप 12th वाले बच्चे इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के, मतलब जो मिरर वाला है, बाकी क्वेश्चंस करिए। मैंने आपको स्टडी मटेरियल भेजा है ग्रुप में, और स्टडी मटेरियल जो ग्रुप में भेजा है उसमें सारे क्वेश्चंस करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे निहारने के लिए, देखने के लिए नहीं भेजा गया स्टडी मटेरियल कि आप उसको देखो, तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल टू बॉडी सिस्टम कह सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, सपोज m1 है इधर m2 है, ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास m1 से r1 डिस्टेंस पे और m2 से r2 डिस्टेंस पे, दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, राइट। इसमें मैं करना क्या है, इसमें मैं r1 r2 बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो इससे कितनी दूर है और इससे कितनी दूर है, ये बताना है, राइट। तो एक बात हमें पता है, जो सेंटर ऑफ मास है वो उस पार्टिकल की तरफ ज्यादा, मतलब उस पार्टिकल के नजदीक होगा जो भारी होगा, ये बात सही है। अगर दो पार्टिकल है तो एक पार्टिकल भारी है और दूसरा पार्टिकल हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक ज्यादा होगा, भारी वाले का, है ना, ये बात क्लियर है। तो we can say this r is inversely proportional to m, भाई r का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी बात करें तो जितना भारी मास होगा उसका डिस्टेंस उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन से m into r is constant, है, इसको आप इधर उल्टा करके कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब m1 r1 is equals to m2 r2, है ना, दैट मींस m1 by m2 is equals to r2 by r1, है, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। फर्दर इसको हम क्या करेंगे, r2 upon r1 plus r2, मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। तो मैंने इस साइड जो ऑपरेशन किया मैथमेटिक्स फार्मूला को आपको सेम ऑपरेशन दूसरी साइड पे करना पड़ेगा। अगर एक इक्वल टू का साइन है तो एक ऑपरेशन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने एक साइड किया है तो दूसरी साइड पे आपको करना ही पड़ेगा इट्स अ रूल, तो हमें दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो
R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास m1 अपॉन m1 plus m2 into r1 plus r2. Now this r1 plus r2 is d. तो हमारे पास R2 की वैल्यू है, यानी कि M2 मास से कितनी दूर पे सेंटर ऑफ मास है, ये हमने कैलकुलेट करके, राइट, ठीक है। और R1 जो है वो कितना हो जाएगा, M2 d अपॉन M1 प्लस, ठीक है। नोट डाउन करिए, टू पार्टिकल सिस्टम। पहले हम आ गया है उसको देख बात मत करो, इधर ध्यान दो। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल रिवॉल्यूशन, ठीक है, एंड रोटेशन, सर्कुलर मोशन, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। चलो ये तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा हाँ, एक और भी है, रोलिंग, रोटेशनल मोशन, रिवॉल्यूशन मोशन, चारों में क्या डिफरेंस है? So here we are discussing what is the difference between these four words, जो कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट्स पर यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। रोटेशन मोशन वैसे मैं आपको बताता हूँ डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि टीचर को भी इसका डिफरेंस नहीं पता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, तो फिजिक्स के कोई टीचर हो उनसे आप पूछ के देखो कि चार वर्ड में क्या डिफरेंस है, बताओ, तो देखिएगा कि इसमें है डिफरेंस कुछ, रियली बता रहा हूं। मेरे को इसलिए पता क्योंकि मैंने जिन टीचर से फिजिक्स पढ़ी है, इज अ मतलब बहुत ही रिनोन टीचर है, वो आईआईटी दिल्ली से वो ओनर ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोटा में 12th क्लास में कोचिंग की थी, प्रमोद महेश नाम है, एक्सीलेंट फिजिक्स टीचर। और हमारे बैच में 150 बच्चे बैठे थे, और ऐसे उनके कई बैच चलते थे, 30-40 बैच। वो उस टाइम भी पता नहीं कितना ही पैसा कमा रहे थे, और अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं इस टाइम भी, तो वेरी गुड है ना। तो इसलिए मुझे ये सारी चीजें पता है, क्योंकि उन्होंने एकदम बेसिक सारे एकदम क्लियर कर रखे हैं हमारे। तो ये जो चारों, अगर आपको इन चारों में डिफरेंस क्लियर हो जाए और 2-4 फॉर्मूले याद रहे, तो रोटेशन मोशन डिफिकल्ट नहीं है। कंफ्यूजन की वजह से डिफिकल्ट लगता है, पता ही नहीं है चारों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना, यानी कि अगर ये रॉड घूम रही है तो इसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन सर्कुलर होगा। इस रॉड का जो मोशन है उसको आप सर्कुलर नहीं बोलोगे, आप उसको रोटेशन बोलोगे, ठीक है। फिर अगर कोई एक जैसे सन है, इसके अराउंड अर्थ ऐसे घूम रही है, तो आप बोलोगे कि ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, अर्थ इज रिवॉल्विंग, है ना। और रोलिंग मोशन का मतलब क्या होगा, रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन, रोटेशन प्लस लीनियर मोशन, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्यूशन का मतलब, और अगर कोई चीज अपनी एक्सिस पर घूमती है उसका मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? कैसे बच्चे जा सकते हैं? हाँ जी बताइए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, तो क्या हम उसको रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं? ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करिए इसको फटाफट।
particle following circular path and moving around a point or axis. एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है मूविंग अराउंड अ पॉइंट और एक्सिस, दैट इज सर्कुलर मोशन। एंड रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? और रिवोल्यूशन का मतलब है कि बॉडी इज फॉलोइंग सर्कुलर पाथ another body or axis। रोटेशन का मतलब है बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, या फिर बॉडी body is in motion and it's all particles in circular motion। about an axis or a point, axis axis। तो कोई बॉडी जो है मोशन में है एंड इट्स ऑल पार्टिकल्स आर इन सर्कुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस, तो उसको हम रोटेशन बोलेंगे, यानी कि वो अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है। एंड रोलिंग का मतलब है रोटेशनल मोशन प्लस लीनियर मोशन, यानी कि ये बॉल है, अगर ये बॉल इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे जाएगा, दैट इज रोलिंग। What is torque? अगर मैं आपसे पूछूं what is the meaning of torque, सुना तो आपने वर्ड टॉर्क, क्या होता है? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, और भी जानना है कहाँ पुली में जो लगता है, पुली में जो लगता है टॉर्क जब अपनी लाइफ में यूज करते हो बट आपको पता नहीं होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये जो दरवाजा है इसमें मैं लीनियर फोर्स कर रहा हूँ, बट ये जो दरवाजा है ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अभी जो चार वर्ड मैंने लिखे थे ना, वो मैं जब यूज करूंगा तो आपके दिमाग में कोई आना चाहिए, मैंने बताया। मैंने बोला कि ये जो दरवाजा है ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब अपनी ही एक्सिस पे वो चीज रोटेट कर रही है, ठीक है, उसको हम रोटेशन मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रोटेशन हो रहा है ना, यानी कि मैंने जो लीनियर फोर्स कर दी, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो दरवाजा है ठीक है, इसका जो मोशन है वो रोटेशनल हो रहा है। The turning effect of a linear force applied is known as torque। किसी भी फोर्स को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं उसको से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है उसमें, तो हम उसको टॉर्क बोलेंगे। जैसे मैं इसको देखो, मैं ऐसे लीनियर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बट ये रोटेट कर रहा है, तो दिस इज आल्सो अ टॉर्क, है ना। ये देखो, ये जो मार्कर है इसमें जो मेरी दो उंगलियां हैं ठीक है, उसमें मैं लीनियर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी टॉर्क हो गया। अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम देख लिया, थियोरेटिकली अगर हम देखें इसको हम डायग्राम से समझेंगे। सपोज एक रॉड, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एंड दिस इज फिक्स्ड एक्सिस,
of rotation. This is fixed axis of rotation. इसके अबाउट ये जो रॉड है ये रोटेट करेगी। तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे रॉड थी, ठीक है, मैं इस पे ऐसे लीनियर फोर्स लगा, ठीक है, तो अगर मैं लीनियर फोर्स लगाता हूं, देख रहे हो मेरे हाथ का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन ये जो मार्कर है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट। तो मेरी जो फोर्स अप्लाई कर उसका जो टर्निंग वेक्टर दैट इज टॉर्क। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, ये इसको हम L बोल देते हैं, ये एंगल थीटा है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है जिस डायरेक्शन में लाइन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको हम r परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क है उसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है r cos f, r जब ये वाला वेक्टर हो जाएगा दिस वन, मतलब L वेक्टर को भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, बट जनरली उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में r वेक्टर और L वेक्टर बराबर है। तो टॉर्क को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं यानी कि हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, तो इट विल बी r perpendicular. Now what is r perpendicular? R perpendicular is the perpendicular distance of line of action of force with respect to point of rotation. ठीक है, और अगर हम इसको भी देखें तो ये r, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये mod of r mod of f and sin थीटा ऐसे ही आएगा। तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर हम इस फॉर्मूले से लिखें तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r magnitude of f into sin theta, where this theta is angle between f vector and r, यानी कि f वेक्टर इस डायरेक्शन में और r वेक्टर इधर है, r वेक्टर इस डायरेक्शन में, f वेक्टर ऐसा है, इनको इस लाइन को देखो एक बार है, so this theta is angle between f vector and r, ठीक है, नोट डाउन करिए। तो ये जो स्क्वायर है इसमें क्या हो रहा है, 100 न्यूटन फोर्स जो है उसके से जो स्क्वायर है इसको ऊपर को टॉर्क लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, इसको ये एंटी क्लॉकवाइज माने यूज कर रहा है। और जो mg है इसका वेट को नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसको ऐसे रोटेट करने की। तो टॉर्क में क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, तो जनरली इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को जनरली, हालांकि आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान आपके ऊपर, ठीक है। जब नेट टॉर्क लिखोगे तो जो 100 न्यूटन है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसका टॉर्क नेगेटिव है, mg जब उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी उसका तो वो पॉजिटिव है, वो नेट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। और यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखिए, है ना, ये मैं वीडियो पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर r वेक्टर और f वेक्टर हमने एक और क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसमें r वेक्टर और f वेक्टर ने दिया हुआ है, इस पॉइंट पर f वेक्टर लग रहा है फोर्स, एंड ये जो रॉड है, ठीक है, इस रॉड पर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और ये हमें वेक्टर फॉर्म में टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस है। तो इसके बाद हम जो डिटरमिनेंट मेथड है, डिटरमिनेंट मेथड से हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, i j के अंदर से चल लिख दिया, उसके बाद 2 और 5 ये वाली जो लाइन है उसको छोड़ के, अगर हमें i ज्ञात कर लेना है तो 2 को ये वाली जो लाइन है उसको छोड़ के और ये वाली लाइन छोड़ के जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 into 15 माइनस ऑफ माइनस है इनटू माइनस 2, तो 3 into 5 is 45 माइनस ये आपका 14 है, तो माइनस। सिमिलरली ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस जे आ गया, अब जे वाला टर्म लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो इसको छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into 15 माइनस 5 माइनस, है ना, तो माइनस 5 into माइनस 4 माइनस 20 बनेगा, और माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा,
सिमिलरली के लिए ये अगला जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, इक्वल टू -10 -5/3 ये हमारा आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक रॉड है 10 मीटर की, उसका वर्टिकल का 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और फोर्स लग रही है 50 न्यूटन वर्टिकल। तो हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो आर किधर हो गया, एफ इस डायरेक्शन में हो गया, तो कुछ नहीं है, 60 डिग्री दिया हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी 60 डिग्री होगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया आपका R is 10, F is 50 and sin 60। टॉर्क जब हम लिखते हैं ना तो सबसे ज्यादा आगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, याद रखिएगा। फिर r का परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। और फोर्स का डिस्टेंस मतलब फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन। तो जैसे ये 100 न्यूटन है, ठीक है, ये इस स्क्वायर को ऊपर की तरफ लगा के स्क्वायर रोटेट करना चाहिए। अगर आपको टॉर्क का डायरेक्शन देखना है ना तो आप क्या करो, अपना जो अंगूठा है पॉइंट ऑफ रोटेशन पे रख लो और फोर्स के अलावा अपना हाथ चलाना शुरू करो, आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसे घूम रहा है इस वजह से, ठीक है। अच्छा mg से क्या होगा, अंगूठा में क्या होगा, mg को नीचे फोर्स लगाया तो ये इस पर ऐसे रोटेट करेगा, 100 न्यूटन ऐसे रोटेट कर रहा है, mg से ऐसे रोटेट कर रहा है, दोनों अपोजिट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन जो उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी इसका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से 10 मीटर है। तो 100 into 10 विद माइनस साइन क्यों, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन को मैं जनरली नेगेटिव मानूंगा, नेगेटिव। mg जो है उसका डायरेक्शन क्या है या लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये ऐसे। इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन इज 5 मीटर। तो m into g कितना हो जाएगा, मास है 5, g की वैल्यू 10 लेगा और ये डिस्टेंस है 5। इसको आप सॉल्व करोगे -50 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जो है इसको आप जूल्स के लिख सकते हैं, ठीक है।